वेलकम टू इंसेप्शन यूपीएससी। आज हम बात करेंगे एक न्यूज़ के बारे में। न्यूज़ हमारी है 10 जवान हमारे शहीद हो चुके हैं। दांतेवाड़ा में एक नक्सलवादी हमला हुआ है, माओइस्ट हमला हुआ है, जिसके कारण हमारे 10 जवानों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। हालांकि ऐसे अटैक इन एरियाज में होते रहते हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, वेस्ट बंगाल के कुछ एरिया हो, यहाँ पर ये चलते रहते हैं। हालांकि इनकी फ्रिक्वेंसी बहुत कम है, साल में एक अटैक, दो अटैक या 2 साल में कभी कभी एक अटैक हमको ऐसा देखने को मिलता है जहाँ पर माओइस्ट एक लार्ज ग्रुप को टारगेट करते हैं। हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उन्हें टारगेट करते हैं और एक बड़ी संख्या को टारगेट किया जाता है। हालांकि छोटी छोटी जो घटनाएं ही चलती रहती हैं, ये कभी 2 जवान शहीद शहीद कभी 5 जवान शहीद, यहाँ तक इनका नॉर्मल चलता रहता है। हालांकि ये घटनाएं बहुत दुखद घटनाएं हैं, ये नहीं होनी चाहिए और इन्हें रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। फिलहाल आज के लिए हमारी ये न्यूज़ थी। अब बात करते हैं कि भाई इसमें ऐसा क्यों हो रहा है, माओइज्म क्या है, नक्सलवाद क्या है और ऐसी घटनाएं क्यों हो रही, कब से हो रही हैं और अब तक हमारी सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और आगे हमारे पास क्या ऑप्शंस रहते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जिसके लिए हम इंटरनल सिक्योरिटीज़ के लिहाज से कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। तो ये हमारे इंटरनल सिक्योरिटीज़ में काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं ऐसे मुद्दे, तो आपको याद रखने हैं, ध्यान रखने हैं। चलिए देख लेते हैं कि नक्सलवाद की शुरुआत कहाँ से होती है, क्यों होती है और इसका असल मतलब क्या है। तो नक्सल मूवमेंट हमारा शुरू होता है नक्सलबारी से। एक इंसिडेंट हुआ था नक्सलबारी मूवमेंट या नक्सलबारी इंसिडेंट, जहाँ से ये पूरे नक्सलवाद की शुरुआत होती है। दरअसल एक नक्सलबारी जगह का नाम है, एक गांव का नाम है। कहाँ पर है ये? दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में ये है, ठीक है। तो वहां से इसकी शुरुआत होती है। हुआ क्या था ऐसा? देखो 1967 के आसपास जो रिवोल्ट हुआ था, नक्सलबारी रिवोल्ट, इसमें सबसे बड़ी वो जो भूमिका थी वो कम्युनिज्म की थी, एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की थी। और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को उस समय पर प्रपोंड करने की जिम्मेदारी उठा रखी थी अ, चारू मजूमदार ने। तो चारू मजूमदार एक प्रोमिनेंट लीडर थे नक्सलवाद के लिए, कम्युनिज्म के लिए। और इनकी कुछ रचनाएं हैं, कुछ किताबें हैं, कुछ आइडियोलॉजीज हैं, कुछ जनरल्स हैं जो कि उस समय सर्कुलेट हो रहे थे और एक कॉमन कंसेंस कह सकते हो कि आम जनता के बीच में अ, एक माहौल क्रिएट हो रहा था जिसमें कम्युनिज्म को स्थापित करने की बात चल रही थी। तो इनकी जो किताब थी हिस्टोरिक एट डॉक्यूमेंट, ये अहम भूमिका निभाती है वहाँ पर, ठीक है। तो इसके कारण अच्छा 1967 के आसपास इन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया कि इंडिया में भी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, इसे हम पलट देंगे, इसे गिरा देंगे। और जैसा कि चाइनीज रेवोल्यूशन हुआ है, रशियन रेवोल्यूशन हुआ है, वियतनाम वॉर हुआ है, क्यूबन रेवोल्यूशन हुआ है, ऐसा ही कुछ हम इंडिया में भी करेंगे और इंडिया में कम्युनिज्म की शुरुआत करेंगे, कम्युनिज्म को स्टैब्लिश करेंगे, ठीक है। अब इनको स्टैब्लिश करने का जो तरीका इन्होंने अपनाया वो था रिवोल्ट का। क्या था? रिवोल्ट का तरीका इन्होंने अपनाया, थोड़ा एग्रेसिव नेचर इन्होंने अपनाया कि हम इसके थ्रू इंडिया में कम्युनिज्म को स्टैब्लिश करेंगे। अब बात करते हैं कम्युनिज्म होता क्या है। देखो, कम्युनिज्म का मतलब ये हो गया कि जो भी आपके पास रिसोर्सेस हैं वो सब किसके होंगे? सरकार के होंगे। कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया कि आपकी अपना कोई घर नहीं होगा, अपनी कोई जमीन नहीं होगी, ना ही आप कोई इंडस्ट्रियलिस्ट होगा आपके यहाँ पे। सारा कुछ सरकार कंट्रोल करेगी, सरकार आपको घर अलोकेट करेगी, ये जगह अलोकेट करेगी, ठीक है, इस पे आप खेती कर सकते हो, यहाँ पे आप रह सकते हो। आप ओनर नहीं हो तो ओनर कोई भी नहीं है। और जब ओनरशिप ही खत्म हो जाएगी तो एक जो भेदभाव था समाज में कि हम ज्यादा पैसे वाले हैं, तुम गरीब हो, हमारे पास इतनी संपत्ति है, तुम्हारे पास संपत्ति नहीं है, ये जो क्लास डिफरेंस है ये खत्म हो जाएगा। ओरिजिनल आइडिया कम्युनिज्म का ये कहता है, ठीक है। तो यही सब शुरुआत होती है। हालांकि कभी प्रैक्टिकल होता नहीं है, ये सिर्फ अ, मन के वहम होते हैं, ठीक है भाई, ठीक है, ऐसा कुछ बनाएंगे, ऐसा कुछ करेंगे, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल कभी होता नहीं और ना ही कहीं है, ठीक है। जिनकी बात करते हैं चाइनीज रेवोल्यूशन की या वियतनाम वॉर की या क्यूबन रेवोल्यूशन या रशियन रेवोल्यूशन की, वहां पर भी इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए वॉर जरूर हुए हैं, रिवोल्ट जरूर हुए हैं, रेवोल्यूशन हुए हैं, लेकिन इन्हें प्रैक्टिकल कभी नहीं बनाया जा सका। तो क्योंकि कम्युनिज्म का बेस कॉन्सेप्ट ही यही है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट को खत्म करना है, जो कि कहीं खत्म नहीं हुआ है। जो कंट्री खुद को कम्युनिस्ट क्लेम करती हैं वहां पर भी प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। खैर फिलहाल उस पर नहीं जाएंगे। बात करते हैं कि नक्सलबारी में ऐसा क्या हुआ कि वहां पर ये रिवोल्ट अराइज हो गया, पीजेंट रिवोल्ट अराइज हो गया। तो हुआ ये था कि एक लैंडलॉर्ड ने फार्मर को पीटा था, एक पीजेंट को कुछ पिटाई फिटाई कर दी थी, एक क्लैश हो गया था। तो जिसमें
बिगुल किसान है जिसे पीटा गया था। अब क्योंकि एक लैंडलॉर्ड मार रहा है ना, लैंडलॉर्ड को वहाँ पर क्या बोलते थे, जोतेदार बोलते हैं, ये जोतेदार बोलते हैं, उसने पिटाई की थी। अब क्या क्लास डिफरेंस है, जो जोतेदार है वो अपर क्लास बिलोंग कर रहा है और जो पीजेंट है वो लोअर क्लास बिलोंग कर रहा है। और उस समय चारू मजूमदार और कई सारे लीडर्स ने ये माहौल बना रखा था उस एरिया में, दार्जिलिंग वाले एरिया में, कि हम कम्युनिस्ट मूवमेंट को लेकर आएंगे और अगर कम्युनिज्म आ गया तो ये लैंडलॉर्ड खत्म हो जाएंगे। तो पीजेंट ने कहा कि नहीं, अब हमें कम्युनिज्म ही चाहिए, इन लैंडलॉर्ड को हमें भगाना है। तो भगाने के लिए क्या किया, इन्होंने एक संगठन बनाया, 150 पीजेंट एक साथ आए और बिगुल किसान का बदला लेने के लिए इन्होंने सीधा उस लैंडलॉर्ड के घर पे आक्रमण कर दिया, जब मारा, उसके हथियार छीने, उसकी प्रॉपर्टी जला दी, जो वही खाते थे वो सारे जला दिए गए। अब जो ये रिवोल्ट शुरू हुआ, ये बढ़ता गया और धीरे धीरे करके जितने भी इनके सामने जो भी आते गए लैंडलॉर्ड्स, उन सब के साथ भी यही सलूक किया गया। और धीरे धीरे नक्सल मूवमेंट, क्योंकि नक्सलवारी से ओरिजिनेट हुआ है ये मूवमेंट, तो इसलिए इसे नक्सल मूवमेंट बोला गया। ठीक है, ये चलता है और धीरे धीरे कई सारे एरिया में ये स्प्रेड होता है। अब क्या होता है कि इसे रोकने के लिए सरकार सामने आती है, वहाँ की पुलिस है वो सामने आती है, तो पुलिस के साथ भी झड़प होती है। तो एक इंस्पेक्टर हैं, झारगांव के इंस्पेक्टर, तो उनको मार दिया जाता है, पुलिस स्टेशन में आग लगा दी जाती है। ठीक है, और ये मार दिए जाते हैं। इसको रिटेलिएट करने के लिए पुलिस क्या करती है, इन पे फायरिंग करती है। फायरिंग में क्या होता है कि किसान थे, किसानों के साथ उनकी बीवियां थी, यानी मेल फीमेल दोनों ही थे, मैन वेमेन दोनों ही थे, और साथ साथ बच्चे भी वहाँ पे थे, तो मारे जाते हैं। ठीक है, 9 वेमेन्स मारी जाती हैं और एक चाइल्ड मारा जाता है। तो ये इंसिडेंट हुआ था 1967 में। इस इंसिडेंट के बाद ये जो 150 लोग शामिल थे, ये सारे हो जाते हैं सरकार की नज़र में अपराधी, और ये भागना शुरू कर देते हैं, छुपना शुरू कर देते हैं, और ये सीधी लड़ाई लड़ना शुरू कर देते हैं सरकार से। ध्यान रखना, रिवोल्ट किसके खिलाफ शुरू हुआ था, लैंडलॉर्ड के खिलाफ, और ये टर्न हो जाता है सरकार के खिलाफ। ठीक है, अब सरकार एक पार्टी है और ऊपर से दूसरी तरफ से ये जो पीजेंट हैं, ये एक पार्टी बन जाती है। अब सीपीआईएम के जो लोग थे, जैसे चारू मजूमदार हैं या और भी लोग हैं, ये अपने सीपीआईएम से खिलाफ थे। क्यों खिलाफ थे, और वहाँ के जो लोकल पीजेंट थे वो भी सीपीआईएम के खिलाफ थे। इसलिए खिलाफ थे क्योंकि ये देखा जा रहा था कि सीपीआईएम में अब पीजेंट शामिल नहीं हो रहे हैं, बल्कि इंडस्ट्रियलिस्ट शामिल हो रहे हैं, बड़े बड़े लोग शामिल हो रहे हैं। बल्कि जब सीपीआईएम बना था तो उसने प्रॉमिस यही किया था कि इसमें पीजेंट शामिल होंगे, हम ग्रास रूट से कनेक्ट रहेंगे। हालांकि ऐसा फिर हुआ नहीं था, तो एक डिसअफेक्शन यहाँ भी था। नक्सलबारी एरिया में ये स्प्रेड होता है, खरी बरी में स्प्रेड होता है, और इन एरिया में भी होता है। क्या करते हैं, फूड ग्रेन को सीज कर लेते हैं, सारे लैंड रिकॉर्ड जला देते हैं, जोटेदार को मार देते हैं, ठीक है, लैंडलॉर्ड को मार देते हैं। चारों, जब ऐसी ये इंसिडेंट होता है, जब सरकार के खिलाफ इनका प्रोग्राम शुरू हो जाता है, तो फिर क्या होता है, सीपीआईएम अपने इन लीडर्स को निकाल देती है। उसी दिन सारे लीडर्स को निकाल दिया जाता है जो इनसे ताल्लुकात रखते हैं, इस इंसिडेंट से ताल्लुकात रखते हैं, जिनमें चारू मजूमदार और कई सारे ये लीडर भी थे। सरकार अपना ऑपरेशन चलाती है और सरकार और इन पीजेंट के बीच में भिड़ंत होती है, कई सारी भिड़ंत होती हैं। चारू मजूमदार अंडरग्राउंड हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, और ये सारे लीडर्स मार दिए जाते हैं। अब जो चारू मजूमदार गायब हुए थे, ये सीपीआई और सीपीआईएम दोनों से खिलाफ थे। तो इन्होंने क्या किया, एक ग्रुप बनाया जिसको नाम दिया गया ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरी। ठीक है, ये बनता है, कब बनता है, 1969 में ये ग्रुप बनता है, और यही ग्रुप आगे चल के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, इनको बनाता है, इस सीपीआई एमएल को इस्टेब्लिश करता है। अब तक इन्होंने क्या किया है, जो एमएल वाला ग्रुप है, मार्क्सिस्ट लेनिस्ट, जो कि जिनका मानना ये है कि हमें ना कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस में भरोसा नहीं है, हम चेंजेस लाना चाहते हैं बाय द रेवोल्यूशन, हथियारों के दम पे रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं, हथियारों के दम पे चेंजेस लाना चाहते हैं। बल्कि सीपीआई और सीपीआईएम दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स से चेंजेस लाना चाहते हैं। इसलिए सीपीआई एमएल एक बैंड पार्टी है, सरकार ने इसे बैन कर रखा है, हालांकि पार्टी का दर्जा इन्हें कभी नहीं मिला है, ये बैंड पार्टी है। ठीक है, तो हिस्ट्री इनकी देख लेते हैं कि किलिंग की कैसी रही है। तो काफ़ी लंबे समय से चले आ रहे, 2002 में से मैं उठा लेता हूँ कुछ डेटा, तो इसमें 140 लोगों को इन्होंने मारा था। और जो ग्रुप इनको मार रहा था, सीपीआई एमएल में भी से भी कुछ लोग ग्रुप बनाते हैं जिन्हें बोला जाता है पीपल्स वॉर ग्रुप।
इनका काम ही यही था कि सिर्फ हथियार उठा के मारना ही मारना है, ठीक है। तो PWG ग्रुप में और गवर्नमेंट फोर्सेस में भिड़ंत चलती रहती है। 140 लोग मारे जाते हैं 2002 में, 2004 में 500 लोग मारे जाते हैं, ठीक है। और 2004 में वही मैंने बताया था CPIML इस्टेब्लिश की जाती है। और PWG ग्रुप, पीपल्स वॉर ग्रुप, ये काम करता रहता है। 2005 में 700 लोग मारे जाते हैं, 2006 में 750 लोग मारे जाते हैं, 2007 में कांग्रेस के जो लीडर हैं कोमती प्रकाश, ये मारे जाते हैं, ठीक है। और ऐसे इंसिडेंट्स चलते रहते हैं, बाकी आप इन्हें रीड कर सकते हो। अब क्योंकि ये सब जो नक्सलाइट्स थे ये गुरिल्ला वॉरफेयर में माहिर थे और इन्हें जंगल की जानकारी अच्छी खासी थी, तो हमारी पैरामिलिट्री फोर्स हो रही थी परेशानी इन्हें टैकल करने में। सरकार ने एक अल्टरनेटिव निकाला। अल्टरनेटिव ये था कि भाई ऐसा है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस को जानकारी है नहीं, वहाँ के लोकल फोर्सेस को फॉरेस्ट की जानकारी अच्छी है, तो एक काम करते हैं लोकल लोगों को ही हायर कर लेते हैं अपनी फोर्स में, ठीक है। तो एक अलग से ग्रुप बनाया गया जिसको बोला गया सलवा जोडुम, इसे बनाया गया। इसमें जो लोकल लोग थे उन्हें हायर किया गया, उन्हें हथियार दिए गए, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई और इनसे कहा गया कि आप सरकार के ऑफिशियल स्पॉन्सर नहीं हो, ठीक है, लेकिन हाँ हम आपको हथियार दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं और आप नक्सलाइट से लड़िए। अब ये लोग लड़ने को तैयार इसलिए हो गए थे क्योंकि नक्सलाइट्स ने क्या किया था, माओइस्ट ने इन्हें जबरदस्ती इन्हें टॉर्चर करते थे। तो वहाँ के लोकल लोग थे ये भी नक्सलाइट के खिलाफ थे, तो आसानी से सरकार के कहने पर तैयार हो गए। सरकार ने इन्हें स्पेशल पुलिस ऑफिसर का दर्जा दिया, ठीक है। जो ट्राइबल यूथ जो सरकार ने हायर किए इन्हें स्पेशल पुलिस ऑफिसर का दर्जा दिया गया। सरकारी हथियार चला रहे थे और आर्म फोर्सेस की मदद कर रहे थे। अब ये जो सलवा जुडुम वाला केस है ये पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इमीडिएटली ऑर्डर देता है सरकार को कि आप इसे बंद कर दीजिए, ये इलीगल चीज़ है, ठीक है, आप इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। देखो सलवा जुडुम जो भी हमारे आर्मी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है या अदर फोर्सेस हैं, ये सब चलती हैं लॉज पर, नियमों पर, ठीक है। इन्हें ह्यूमन राइट का पालन करना होता है। लेकिन सलवा जुडुम ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग नहीं करता था, ना ही कोई ऑर्गेनाइजेशन था रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो इन्हें रूल्स फॉलो करने की कोई जरूरत थी नहीं, ठीक है। तो एक तरीके से मिलिशिया इंडिया ने हमारी जो सरकार है इसमें डेवलप किया था। कई सारे ह्यूमन राइट वायलेशन के केसेस भी आए थे जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें बोला कि इसे बंद कर, और फिर इसे बंद भी किया गया। 2008 में ये स्प्रेड होना शुरू करता है। 2007 से लेकर 2011 तक ये वो टाइम पीरियड होता है जब कम्युनिज्म जो ये मार्क्सिस्ट लेनिस्ट वाला है ये चरम सीमा पर होता है, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है, लगभग 16 स्टेट्स ही अफेक्ट कर चुका होता है। अब क्योंकि इनका जो पहचान थी वो रेड कलर की थी तो इन्हें लाल सलाम भी बोला गया, ठीक है। 2009 में ये 1100 लोगों को मारते हैं, ठीक है। और 2009 में सरकार इनसे परेशान होकर एक ऑपरेशन चलाती है जिसका नाम दिया जाता है ऑपरेशन ग्रीन हंट, ठीक है। ऑपरेशन ग्रीन हंट नाम से एक ऑपरेशन चलता है जिसमें सरकार क्या करती है कि लगभग 80,000 सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय कर देती है। वो बोलती है कि भाई जाओ तुम, है ना, और अब इनको हंट करना शुरू करो। सीआरपीएफ के कोबरा कमांडोज इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देख पाते हैं कि भाई अच्छा 10 हेलीकॉप्टर्स भी दिए जाते हैं इंडियन एयरफोर्स के, तो वही इन्हें ख़त्म करना है। और यहाँ से सरकार 2009 से सरकार भी एग्रेसिव मोड में आ जाती है। तो सरकार जैसे उनके 10 आदमी मारती है वो हमारे फिर 10 आदमी मारती है, ऐसा चलता था। 2010 में दांतेवाड़ा में ही जहाँ पर ये अटैक हुआ है आज, वहीं पर 75 सीआरपीएफ के लोगों को एक साथ मारा गया था। ये लार्जेस्ट अटैक था जो माओइस्ट ने कभी ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है। तो 75 लोग मारे जाते हैं। 2011 में 747 सिविलियन, 142 सिक्योरिटी पर्सन मारे जाते हैं। हालांकि 2010 के मुकाबले ये 50% डेटा कम हो गया था, यानी 50% हमने लगाम लगा ली थी। 2013 में रिटेलिएट करते हैं नक्सलिस्ट माओइस्ट, रिटेलिएट करते हैं और दरवा वैली में 24 कांग्रेस के लीडर्स को मार दिया जाता है। 24 कांग्रेस के लीडर्स को मार दिया जाता है। अब सरकार पूरे मिशन मोड में आ जाती है और सरकार पूरा मन बना लेती है अब इन्हें खत्म करना है। 2013 में ही सरकार 10,000 सेंट्रल मिलिट्री पैरामिलिट्री को डिप्लॉय करती है बस्तर में। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एंड 7 कमांडर्स लगातार 2011 से ही टच में रहते हैं और पूरी इंडियन आर्मी है कि उसके 60 से 65,000 लोग आसपास डिप्लॉय कर दिए जाते हैं। हालांकि एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं करते, हाँ डिप्लॉय कर दिए जाते हैं पूरे एरिया में। एक टाइम पर ये बोला जाने लगा कि ये एरिया पूरा मिलिट्री जोन बन चुका है, हैवी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट वहां तक हो चुका था। एयर चीफ मार्शल
भी इसमें कुछ अपना योगदान देते हैं, MI-17 हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट करते हैं और फुल सपोर्ट एंटी नक्सलाइट मूवमेंट्स को देना शुरू कर देते हैं। जो कुछ वहाँ के कह सकते हैं कि उस समय के जो राइटर्स थे, जर्नलिस्ट थे, उनके अपने अपने अनुमान हैं। वो कहते हैं कि सब लगभग 2,86,200 सीआरपी पर्सनल हैं और भी कई सारे पर्सनल्स वहाँ पे तैनात हैं। तो लगभग ये आंकड़ा पहुँचता है 3 लाख 4 लाख के आसपास ये आंकड़ा पूरा पहुँचता है। 2014 में सरकार और ज़्यादा एग्रेसिव मोड में आती है। क्या करती है, 2000 नागा सैनिकों को भेज नागा बटालियन के सैनिकों को भेजा जाता है। अब नागा बटालियन काफ़ी खूंखार बटालियन मानी जाती है। कुछ हमारी बटालियन हैं, जैसे गोरखा बटालियन है, नागा बटालियन है, ये बहुत डेंजर बटालियन मानी जाती हैं। जब भी इन्हें डिप्लॉय किया जाता है तो इसका मतलब ये है कि या तो काम खत्म होगा, ये खत्म होंगे। ठीक है, मतलब कह सकते हो कि हमने भी हमारे यहाँ भी खूंखार कह सकते हो कि डेंजरस जो आर्मी के पास बटालियन है उनमें से ये बटालियंस आते हैं। अब बात करते हैं, अच्छा ये चीज़ें चलती रहती हैं हमारी, अटैक्स वो करते हैं, हम करते हैं। ठीक है, 2015-16 तक आते आते सीपीआईएम और ये नक्सलाइट मूवमेंट काफ़ी हद तक कम हो जाता है, बहुत स्लो हो जाता है। अब ये जो घटनाएं हमको देखने को मिलती हैं 2 साल में, 3 साल में, 1 साल में, बहुत रेयरली देखने को मिलती हैं। इनकी फ्रिक्वेंसी बहुत कम हो जाती है और हम ये मान के चलते हैं कि इनका जो प्रभुत्व है, जो एरिया है कैप्चर का, वो कम हो जाता है। पहले 16 स्टेट में था, अब ये 2 या 3 स्टेट में ही सिमट कर रह गए हैं और कोशिश ये की जा रही है इन्हें जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। अब बात करते हैं कि सीपीआई, सीपीआईएम और सीपीएमएल, इनमें क्या अंतर है। सीपीआई बनती है हमारी 1925 में। कौन बनाते हैं, एम एन रॉय और इनकी जो पत्नी है वो मिलकर इसे बनाती हैं। और M N Roy बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े नेता माने गए सीपीआई के या कम्युनिस्ट मूवमेंट के इंडिया में। तो M N Roy की मदद से इसे स्टैब्लिश किया जाता है। ये फ्रीडम स्ट्रगल में भी पार्टिसिपेट करते हैं। ये बिलीव करते थे कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म में, ये बिलीव करते थे लॉ एंड ऑर्डर में। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस सीपीआई एग्जिस्ट करती है। तो सीपीआई एक पॉलिटिकल पार्टी है जो कि लीगल है और यहाँ पे कंटेस्ट इलेक्शन भी कंटेस्ट करती है। प्रधान इनके मुख्यमंत्री भी बनते हैं, एमएलए एमपी भी होते हैं। तो एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टी है, आइडियोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है, अब सीपीआई इंस्पायर्ड होती है रशियन रेवोल्यूशन से। ठीक है, रशियन रेवोल्यूशन से। लेकिन जब चाइना में 1960 में चाइना में रेवोल्यूशन होता है तो अच्छा, रेवोल्यूशन तो 1947 और 48 के आसपास चाइना में रेवोल्यूशन होता है, वहाँ पर भी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनती है, कम्युनिज्म आ जाता है चाइना में। लेकिन 1960 में जब लेनिन खत्म होते हैं, लेनिन के बाद जो नई सरकार बनती है कहाँ पर, रशिया में, तो वहाँ पर जो कम्युनिज्म है उसको थोड़ा सा लिबरलाइज कर दिया जाता है, थोड़ा सा डाइल्यूटेड कर दिया जाता है। अब इस चीज़ से चाइना नाराज होता है, बोलता है कि देखो कम्युनिज्म कम्युनिज्म की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, हार्डकोर होना चाहिए, तुम इसे डाइल्यूट नहीं कर सकते। रशिया ने बोला हम डाइल्यूट करेंगे, हमारी मर्जी है। तो रशिया और चाइना के बीच में एक आइडियोलॉजिकल डिफरेंस क्रिएट होता है। अब क्योंकि ये डिफरेंस चाइना और रशिया के बीच में डिफरेंस क्रिएट हो रहा था, साथ ही साथ सीपीआई में जो लोग थे इनके अंदर भी डिफरेंस क्रिएट होना शुरू हो जाता है। क्योंकि चाइना मानता था कि माओ जेडोंग की आइडियोलॉजी को। ठीक है, और जो उस समय का रशिया था, ये थोड़ा सा लेनिस्ट की आइडियोलॉजी से थोड़ा सा डिफर कर रहा था, मार्क्सिस्ट लेनिस्ट को उतना फॉलो ना करके लिबरल फॉर्म में फॉलो करना चाह रहा था। इंडिया में भी क्योंकि सीपीआई पूरा किसको बिलोंग करता था, किसको फॉलो करता था, रशिया को। तो इंडिया में भी सीपीआई के अंदर पार्टीशन होना शुरू कर देते हैं। एक धारा जो है सीपीआई, ये रशिया को अ, अपना आइडल मानता है, और जो लोग रशिया को आइडल मानने से मना कर रहे थे, वो कह रहे थे हम चाइना को अब अपना आइडल मानेंगे, वो अपनी एक नई पार्टी बना लेते हैं जिसे बोलते हैं सीपीआईएम। ठीक है, सीपीआईएम बना लेते हैं। ठीक है, कब बनाते हैं, 1964 में सीपीआईएम बनती है। ध्यान रखना, जब 1962 में इंडो साइनो वॉर हो रहा था तब भी सीपीआई के लोग, इसमें दो धड़े बन चुके थे। एक जो रशिया को सपोर्ट कर रहा था, दूसरा जो चाइना को सपोर्ट कर रहा था। जो चाइना को सपोर्ट कर रहा था ये सरकार को लगातार क्रिटिसाइज कर रहा था जब हमारी जंग चल रही थी चाइना के साथ, और ये चाह रहा था कि चाइना इंडिया पे कब्जा कर ले। यही सीपीआईएम वाले लोग चाह रहे थे कि चाइना इंडिया पे कब्जा कर ले और इंडिया में भी चाइनीज गवर्नमेंट या कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बन जाए, माओ जेडोंग की आइडियोलॉजी भी इंडिया में फॉलो हो। और इन्होंने इस नेहरू गवर्नमेंट को काफी हद तक इसे क्रिटिसाइज किया।
ठीक है। तो खैर बेसिकली सीपीआई और सीपीआईएम में अंतर समझ लो। सीपीआई क्या है, रशिया को मानता है, इनके लिए प्रो सोवियत स्टैंड रहता है। सीपीआईएम प्रो चाइना स्टैंड रहता है। ये बने हैं 1925 में, ये बने हैं 1964 में। ठीक है। सीपीआई मोस्टली पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ज़्यादा विश्वास रखता है। जो सेशनिज्म है और कम्युनलिज्म इनको अपोज करता है। ये भी डेमोक्रेटिक और इलेक्शन प्रोसेस को मानते हैं, लेकिन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ज़्यादा विश्वास इनका है नहीं। सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस में थोड़ा सा विश्वास रखते हैं। बाकी नई इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉलो होती हैं रशिया में या नई कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में, उनका ये विरोध करते हैं। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है आइडियोलॉजिकली। बाकी मार्क्सिस्ट लेनिस्ट की मैंने बात कर ही चुका हूँ, ये बने थे बिल्कुल अलग ही अंदाज में कि हमको दोनों ही नहीं चाहिए, अब हम हथियारों के दम पे इंडिया में कम्युनिज्म लेकर आएंगे। या तो 1969 में ये बनते। तो ये पूरा इतिहास रहता है कम्युनिज्म का, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजीज का, मार्क्सिस्ट लेनिस्ट का, ठीक है, नक्सलाइट्स का या माओइस्ट का। जो माओइज्म की आइडियोलॉजी पे चलते हैं उन्हें माओइस्ट बोल रहे हैं, नक्सलाइट बोल रहे हैं, क्योंकि नक्सलबारी से ये मूवमेंट अपराइज हुआ था। ये पूरा प्रकरण रहता है। अब बात आती है कि हम क्या कर सकते हैं। एक तो ऑपरेशन हम तेज कर सकते हैं अपने, ठीक है। एक जो कोशिश की जाती है कि इनको समझा बुझा के सरेंडर करा के नक्सल्स को और इन्हें मेन धारा में ले आए, मेन स्ट्रीम में ले आए। हालांकि इस पर सरकार बहुत लंबे समय से कोशिश कर रही है, लेकिन बहुत अच्छी सक्सेस हमको नहीं मिल पाई है। हाँ, जब हमने ऑपरेशन अपने स्ट्रॉन्ग किए तब हमें ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलते हैं, ज़्यादा सरेंडर्स देखने को मिलते हैं, और सरकार जो हमारे पर्सनल्स हैं, आर्मी पर्सनल्स, ये कम मरते हैं। बाकी सरकार के पास दोनों ही ऑप्शन खुले हुए हैं। सरकार दोनों ही अप्रोच अब एक साथ फॉलो कर सकती है। एक तो लिबरल अप्रोच कि भाई ठीक है, हम मनाएंगे और डेवलपमेंट करेंगे, लोगों को समझाएंगे और उन्हें मेन स्ट्रीम में लेकर आएंगे, ये किया जा सकता है। दूसरा, साथ साथ ऑपरेशन भी स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ हैं जो लातों के भूत बातों से नहीं मानते। खैर फिलहाल इस टॉपिक पर इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूज़ के साथ। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।